जय हिंद दोस्तों, लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट एग्ज़ाम और टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। यानी आपको वो समूह बताना है जीवों का जिसकी दृष्टि अधिक होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी, कितने गुनी, 4 गुनी अधिक दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चील, गरुड़, गिद्ध। ये ऐसे जीवों का समूह है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, और इनकी दृष्टि क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान करिए। इसको पढ़ना है और उसके बाद पता करना है कि कौन से ढंग की ये खेती है। ठीक है, देखिए एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है। इस भूमि में बांस या खरपतवार कुछ भी उग आता है, उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है और यही जो राख है ये भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए ऑप्शन है इसका सहकारी खेती, सिंचाई खेती, झूम खेती और सीढ़ी नुमा खेती। तो दोस्तों इसका आंसर ये जो विवरण दिया गया है ये झूम खेती के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा कि झूम खेती जो है उसका खेती करने का पैटर्न तरीका ही इसी तरह का है जैसा कि अभी विवरण में बताया गया है। देखिए झूम खेती जो है वो पूर्वी भारत में अधिक प्रचलित है। भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत में जैसे मेघालय हुआ, इन सब एरियो में ज़्यादा प्रचलित है। और झूम खेती का एक और नाम है, इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है झूम खेती को। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि पहले जंगल और झाड़ियों को साफ करके मैदान बनाया जाता है। कैसे साफ किया जाता है, उसे काट करके जला दिया जाता है और वो जला हुआ राख बचता है वो भूमि को उर्वर बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, बीज को छिड़क दिया जाता है। तो इस पद्धति का नाम क्या है दोस्तों, झूम कृषि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा कि जब, चलिए इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र में बीन को बजाता है, वाद्य यंत्र उसका जो है बीन, उसको बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। जैसे बीन से क्या निकलती है, आवाज़ निकल रही है। आवाज़ कब होती है, जब कंपन होता है। ठीक दोस्तों, तो जो कंपन उत्पन्न होता है उसी कंपन की वजह से सांप जो है उस कंपन के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। देखिए तो सीटेट का ही क्वेश्चन है और इसका थोड़ा सा पैटर्न ऐसा होता है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए सीटेट में। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस वाद्य यंत्र को सुनकर, ऐसा भी नहीं। उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर या फिर वाद्य यंत्र द्वारा जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक, देखिए सुनने की बात नहीं यहाँ पे आएगी, जो ध्वनि का जो कंपन होता है ना उसके प्रति वो अनुक्रिया करता है। ठीक, और इसे लोग समझते हैं कि सांप क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। इसको पढ़ना है कि परिवार एक इकाई होता है, सही है, इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। देखिए परिवार का मतलब केवल माता पिता और उनके 2 बच्चे ही नहीं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक ना, तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सही नहीं है,
क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ये कोई बात नहीं है, बच्चे जो जैविक होते ही हैं, इसको स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस ऑप्शन की तरफ आप नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे भारतीय परिवार इस रूप में नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 देखते हैं, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ये सही है, परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि परिवार का मतलब होता है कि माँ पिता उनके बच्चे हों, और साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई प्रकार के परिवार होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार हैं, एकांकी परिवार हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन को पाचन में सहायता करता है। इसे जब आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो मानव का जो आमाशय होता है, इस आमाशय की दीवारों से एक आमाशय रस जिसका नाम होता है HCl, इसका श्रावण होता है, यही निकलता है। ठीक ना, और इस HCl का मान pH जो मान होता है वो 7 से कम होता है। दोस्तों, जिस भी चीज़ का pH मान 7 से कम होता है वो स्वाद में कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसी तरह से जैसे सिरका हुआ या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, इनकी भी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये आमाशय रस से HCl का श्रावण यानी कि निकलने वाला HCl अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग अम्लता कहते हैं, या फिर नॉर्मल में आप एसिडिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आमाशय से जो रस निकलता है उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। शिक्षक हैं, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करना, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला। ठीक, ये पत्तियां हैं, इसको अलग अलग वर्गीकृत करना है। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। अब देखिए विद्यार्थी किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। ऐसी पत्तियां जिनमें दवाओं के गुण पाए जाते हैं और ऐसी पत्तियां जिनमें दवाओं के गुण नहीं पाए जाते हैं, दो ग्रुप में बनाया कुछ बच्चों ने। और दूसरा क्या है कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, एक कुछ बच्चों ने ऐसा ग्रुप बनाया, बड़ी पत्तियों को एक साथ रखा और छोटी पत्तियों को एक साथ रखा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि शिक्षक ने समूह 1 को सही माना, शिक्षक ने इसको समूह 1 को पहले वाले पॉइंट को सही माना और 2 को गलत माना। ये शिक्षक का मानना है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, यानी कौन सा ऐसा कथन होगा जो शिक्षक के आकलन को प्रतिबिंबित कर रहा है। इसमें 4 ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन यह है कि यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है कि यह क्रियाकलाप वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। देखिए दोस्तों, ये आप नहीं मान सकते हैं, वर्गीकृत का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत तो है, ठीक है, लेकिन इसका एक ही उत्तर सही होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है, देखिए बताइएगा, देखिए समझिएगा। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों की कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखिए सोचने का तरीका समझिए कि क्वेश्चन ये कहा है कि शिक्षक के दृष्टिकोण, शिक्षक ने समूह ए को सही माना था, तो शिक्षक ने क्या दृष्टिकोण लगाया था
कि शिक्षक ये मान रहा है कि इसका एक ही उत्तर क्या होता है, सही होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है कि वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और अस्वीकृत है, इसका एक ही उत्तर होता है। ऐसा नहीं है, उत्तर एक से अधिक हो सकता है, लेकिन शिक्षक ने दूसरे वाले वर्गीकरण को सही नहीं माना, पहले वर्गीकरण को सही माना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा है कि शिक्षक का आकलन, शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो इस प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको क्वेश्चन की तरफ भी देखना है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करेंगे। टीचर क्या कर रहे हैं, समूह क्रियाकरण का निर्माण कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाता है। तो अब इसमें किसका ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक ना, पहला है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। ठीक है, बिल्कुल सही है कि बच्चों की रुचि का ध्यान आपको रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ये ए वाला कथन। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसका भी ध्यान रखना है कि लड़के और लड़कियों दोनों समान रूप से उसमें भाग लें। ठीक है, और तीसरा है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। ये दोस्तों इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये गलत है कि इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा ध्यान नहीं रखना है। हाँ, ऐसी सामग्री लगी हो जो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो और आपके उद्देश्य को पूरा करती हो। ठीक, और चौथा है कि सभी धार्मिक और पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही है। तो आपका ए, बी और डी 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, बी और डी बिल्कुल सही होगा। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर, वह कौन सा है। देखिए, सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को शामिल करने के लिए तर्क दे रहे हैं सभी कथन। इसमें से एक ऐसा कथन है जो तर्क नहीं दे रहा है, उसी को छांटना है। देखिए, पहला है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। जब आप क्रियाकलाप करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो सामंजस्य करना सीखेंगे, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। ठीक, प्रौढ़ों के समर्थन, ये क्या करता है, तर्क दे रहा है, ये वाला ऑप्शन। दूसरा देखिए, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बिल्कुल सही है कि अगर टीचर और बच्चे एक साथ काम करते हैं, जो टीचर का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसका जब सपोर्ट मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान को निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। जितना ज़्यादा आप टॉपिक पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा होगा, आपके सीखने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो तीनों कथन ऐसे हैं जो ये इंगित करते हैं कि सामूहिक रूप से पर्यावरण की क्लास चल रही, क्रियाकलाप चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है कि समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अंक उपलब्धि की बात आपको नहीं करनी है, ठीक ना। और इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो कि तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन करना है, लेकिन समूह कार्य से करना है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल सही होगा। जैसे पहला है इसमें दत्त कार्य यानी दिया गया कार्य, और निर्धारण मापनियाँ, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न। ठीक ना, तो समूह कार्य कब होगा, जैसे कोई निर्धारण मापनी है उसमें समूह कार्य नहीं होता है, कागज पेंसिल परीक्षण हो गया समूह कार्य नहीं है, मौखिक प्रश्न समूह कार्य नहीं है।
किसी कार्य को दे दिया गया बच्चों को करने के लिए और कहा गया कि आप इस काम को करिए, स्वतंत्र रूप से करिए, तो बच्चों पे दबाव नगण्य होता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने में बातचीत करके अपनी भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं को स्वतंत्रता पूर्वक लागू करते हुए काम को करते हैं। तो उनका क्या होता है, व्यक्तिगत विशेषताओं का बेहतर तरीके से आकलन संभव है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा दोस्तों कि नीचे पौधों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं। नीचे पौधों के बारे में कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। देखिए दोस्तों, सीटेट का एग्जाम जो है ना बहुत इजी वे में होता है। ठीक, इसमें आपको सिर्फ समझना होता है। अगर आपकी समझ सही डेवलप है विषय के प्रति, बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति, समाज के प्रति, तो सीटेट एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है कि पौधों के बारे में कुछ विचार दिए गए हैं। कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, ठीक ना। कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ सब्जियां फल होती हैं, घास पौधा नहीं है। इस ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये भी गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो फल होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा ऐसा कौशल होगा ऑप्शन में दिया गया जिसकी संभावना नहीं है। क्या इस तरह के क्वेश्चन को पूछने पर चर्चा नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल होगी। ठीक है, क्या इस तरह के क्वेश्चन प्रयोग के अंतर्गत आते हैं, क्या इसमें प्रश्न पूछना संभव है, प्रश्न पूछना भी संभव है, चर्चा भी होगी और अभिव्यक्ति भी हो रही है। लेकिन दोस्तों ये कोई प्रयोग की तरह नहीं है। ठीक ना, इसमें क्या है कि जो चीजें हैं वो क्लियर हैं, प्रयोग इसमें नहीं किया जा रहा है, तो ये प्रयोग के आकलन की संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है, इस ऑप्शन को समझिएगा। शिक्षक क्या कर रहा है कि अपने घरों की रद्दी सामान से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। देखिए, पहला है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऐसा शिक्षक का उद्देश्य हो सकता है कि बच्चों से बनवाया जाए और फिर उसकी प्रदर्शनी क्या की जाए, आयोजित की जाए। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये भी शिक्षक का उद्देश्य है कि अगर बच्चे क्या ऐसी वस्तुएं जो घर की खराब वस्तुएं उससे वस्त्र बनाएंगे, कोई ऐसी चीजें बनाएंगे, तो वो पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग को समझ सकते हैं। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। देखिए बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों का इसमें निर्णय नहीं होगा, तो शैक्षिक अभिप्राय यही नहीं है। ठीक ना, और सृजनशीलता का विकास करना तो इस ऑप्शन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, पढ़ा जाए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, पहला कथन है ए। बी वाला है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, और सी वाला है मेरी शक्तियां क्या थी, और डी वाला है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ठीक, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के सही उत्तरों से होगा, क्या होगा सही उत्तरों से। देखिए, ये अगर 4 प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो इससे किसका आकलन होगा, किसका आकलन नहीं होगा। ठीक ना, देखिए
प्रश्नों के उत्तरों से होगा। पहला है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, दूसरा है शिक्षकों का स्व आकलन, तीसरा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, चौथा है बच्चों का स्व आकलन। देखिए दोस्तों क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो भी चीज़ें होंगी बच्चों से रिलेटेड होंगी, तो बच्चों का स्व आकलन इससे संभव है। हाँ, कुछ ऑप्शन ये वाला है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो सकता है, लेकिन ये सारी मापनियाँ जो हैं ये बच्चों के स्व आकलन के लिए शिक्षक करते हैं इस तरह के प्रश्न, ताकि बच्चे उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, और जब उत्तर मिले तो क्या होता है, बच्चे अपने से खुद का आकलन करते हैं, ठीक ना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा, देखिएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा क्या है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। क्या जरूरी है कि परिभाषाओं पर बल दिया जाए और वो औपचारिक बने, ऐसा होना चाहिए? नहीं, परिभाषाओं पर बहुत ज़्यादा बल आपको नहीं देना चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए? तकनीकी तो होना चाहिए, ठीक ना। और बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन होगा, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। 15 में है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। चित्र दे दिया गया ढेर सारा बच्चों को और कहा गया कि इसमें जो हमारे घर में नहीं रहते हैं उन पर रंग भरो। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा। 4 ऑप्शन है। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, ऐसा करने से जब बच्चे जिस चीज़ को नहीं देखे हों उस पर अगर कलर भरेंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा। अवलोकन करेंगे कि ये हमारे घर का जानवर है या नहीं है, अवलोकन का विकास होगा। वर्गीकरण कर सकेंगे, घर और पालतू और ऐसे जंगली जानवरों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक ना। और डाटा संग्रह का कोई संबंध नहीं है इससे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, बी और सी बिल्कुल सही होगा। तो आप देखा जाए किस ऑप्शन में है ए, बी, सी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, ए, बी और सी, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? यहाँ तक तो ये रहे ईवीएस के 15 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनका एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में ईवीएस की क्लास दी गई है और हिंदी की क्लास दी गई है, वहाँ पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।